Indians and Pakistans are not allowed. इस्लाम एंड हिंदुइज्म आउट। ये स्टेटमेंट आपको साउथ कोरिया के कई क्लब और बार के बाहर बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। और साउथ कोरिया ही क्यों, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में देख लेते हैं, जहां किया मोटर्स के आसपास भी सभी रेस्टोरेंट केवल साउथ कोरियंस के लिए ही रिजर्व हैं। जी हां, वो डंके की चोट पर कहते हैं स्ट्रिक्टली नो एंट्री पॉलिसी फॉर इंडियंस। दोस्तों, इंडिया में भी साउथ कोरियन का क्या स्वैग है, बिल्कुल वैसा जैसे ब्रिटिश राज में अंग्रेजों का होता था। वो भी बड़े शान से रेस्टोरेंट के बाहर लिखवाते थे कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। मगर सरप्राइजिंगली ये वही साउथ कोरिया है जिसके लोगों को बचाने के लिए एक समय पर भारत सबसे पहले दौड़ा था। 1954 में जब ये देश घायल शेर की तरह अपनी आजादी के लिए जंग के मैदान में खड़ा था, तब इसके 2 लाख सिपाहियों को मेडिकली ट्रीट करने का काम भारत ने ही किया था। ऐसे में सवाल आता है कि कहां गई वो ग्रेटफुलनेस जो साउथ कोरियन में होनी चाहिए थी। Why are parts of India so hated? इंडिया ने ऐसा क्या किया और नफरत की जड़ें आखिर कहां तक फैली हुई हैं? I was called dirty, smelly and what not in front of many people in the bus. ये कहना था दोस्तों भारत के बोनोजिट हुसैन का, जिनके साथ साउथ कोरिया में चलती बस में डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। लेकिन ये अकेली नहीं, बल्कि इनके जैसे कई भारतीय हैं जो कोरिया में इसी तरह के रेसिज्म का सामना करते हैं। फर्क इतना है कि बोनोजिट ने साल 2009 में ही इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर दी थी, वहां की पार्लियामेंट तक को हिलाकर रख दिया था। दरअसल बोनोजिट साल 2007 में सोंगकोंग हो यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स करने के लिए साउथ कोरिया आए थे। वहां उनके काम और रिसर्च से इंप्रेस होकर खुद कोरियन यूनिवर्सिटी ने उन्हें प्रोफेसर की नौकरी पर हायर किया था। मगर वो ये नहीं जानते थे कि हाईटेक दिखने वाले इस देश में भी उनके साथ कुछ ऐसा हो सकता है जैसा कभी महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में फेस करना पड़ा था, और जैसे उन्होंने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई थी। साल 2009 में एक शाम जब बोनोजिट अपनी एक कलीग के साथ कोरिया की एक बस से ट्रैवल कर रहे थे, तब चैंग वो पार्क नाम के एक आदमी ने उन्हें सिर्फ इसीलिए गाली देना शुरू कर दिया क्योंकि वो रंग में साउथ कोरिया जितने गोरे नहीं थे। बात तब ज्यादा बढ़ गई जब उनकी कोरियन कलीग को भी एक इंडियन के साथ बैठने के लिए गाली दी जाने लगी। और चौंकाने वाली बात तो ये थी कि बस में बैठे कोरियन लोग भी उस आदमी को सपोर्ट करते हुए बोनोजिट को ऐसे रिएक्शन दे रहे थे जैसे रंग में काला होना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इस इंटरेस्टिंग घटना के बाद बोनोजिट इस कदर टूट गए कि उन्हें जस्टिस चाहिए था, और इसे पाने के लिए उन्होंने कानून का दरवाजा खटखटा दिया। मगर यहां भी उनकी बेइज्जती हुई, क्योंकि पुलिस ये मानने तक को तैयार नहीं थी कि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की पोस्ट पर भी कोई काला आदमी जॉब कर सकता है। उनको लगा कि बोनोजिट एक माइग्रेंट लेबर हैं जो फालतू का ड्रामा कर रहे हैं। इस बदसलूकी के खिलाफ बोनोजिट ने चुप्पी नहीं थामी और नस्लीय भेदभाव के केस को लेकर सीधा पहुंच गए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन काउंसिल के दरवाजे पर। फिर तो उनके इस स्टेप से जो हंगामा मचा, उससे साउथ कोरियन गवर्नमेंट और अपोजिशन पार्टी तक के कान खड़े हो गए। साउथ कोरियन मीडिया से लेकर न्यूज़पेपर तक में बोनोजिट छा गए। लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि ज्यादातर न्यूज चैनल इस घटना के सपोर्ट में ही बात कर रहे थे। वहीं ग्लोबल मीडिया बोनोजिट को रेसिज्म के खिलाफ एक बड़ा हीरो समझ रही थी, क्योंकि उनकी जाबाजी ने लगभग 1 लाख इंडियन माइग्रेंट वर्कर के साथ हो रहे रेसिज्म के इशू को रेज जो कर दिया था। नतीजा ये हुआ कि बोनोजिट को माइग्रेंट वर्कर्स का खुला सपोर्ट मिला और साउथ कोरिया के पार्लियामेंट तक को एंटी रेसिज्म बिल पास करने के बारे में सोचना पड़ा। अब क्योंकि तब तक साउथ कोरिया में फॉरेनर्स के खिलाफ होने वाले डिस्क्रिमिनेशन को लेकर कोई कानून नहीं था, इसीलिए बोनोजिट को अब्यूज करने वाले अपराधी को केवल कुछ वार्निंग के साथ छोड़ दिया गया। लेकिन एंटी रेसिज्म के खिलाफ उठी इस आंधी ने साउथ कोरियन सरकार को भी ये मानने पर मजबूर कर दिया कि उनके देश में रेसिज्म एग्जिस्ट करता है। परिणाम यह हुआ कि 2014 में जब यूनाइटेड नेशन ने साउथ कोरिया की इस सीरियस प्रॉब्लम को हाईलाइट किया, तब उन्हें भी प्रेशर में आकर इसके खिलाफ कानून बनाना ही पड़ा। हालांकि इसके पहले भी एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ को पास करने की कई कोशिशें हुई, लेकिन साल 2016 में जब एक्चुअली साउथ कोरिया की जस्टिस पार्टी ने इस बिल को पास किया, तो साउथ कोरिया की सड़कों पर पूरी दुनिया ने एक बड़े हंगामे को विटनेस किया। यहाँ के खुद के लोग एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ के खिलाफ अपनी मांग को लेकर धरने पर उतर आए। हालात इतने खराब हो गए कि सत्ता में बैठी पार्टी की सरकार खतरे तक में आ गई। आम जनता छोड़िए, यहाँ की बड़ी बड़ी क्वालिफाइड कंपनीज तक ये नहीं चाहती थी कि रेसिज्म को खत्म करने वाला कोई भी बिल लागू हो पाए।
मजबूरन यहाँ की खुद की सरकार को ये बिल खारिज करना पड़ा। फिर साल 2020 में भी कोरिया में दोबारा से इस बिल को पास करने की कोशिश की गई, लेकिन नतीजा वही रहा। कुल मिलाकर यहाँ के लोग चाहते ही नहीं कि देश में जेंडर और कलर को लेकर होने वाले भेदभाव को खत्म किया जाए। और ये हाल उस एडवांस्ड देश का है जिसकी 98% से ज्यादा आबादी हाईली एजुकेटेड है। कमाल की बात यह कि यहाँ खुलेआम लोगों को उनकी खूबसूरती के लिए जज किया जाता है और यह आम जनता को बिल्कुल नॉर्मल लगता है। जमीनी हकीकत इतनी कड़वी है कि इस देश में जॉब के लिए भी स्किल्स से ज्यादा ब्यूटी को तवज्जो दी जाती है। यानी कि आपके पास स्किल्स कम हो तो चलेगा, लेकिन अगर आपका चेहरा चांद सा खूबसूरत नहीं है और आपके पास बेदाग गोरापन नहीं है तो एक रिस्पेक्टेड नौकरी तो भूल ही जाइए, क्योंकि उनकी नजर में शायद आप ये डिजर्व ही नहीं करते। मगर सोचने वाली बात यह कि खूबसूरती को लेकर आखिर इतना ऑब्सेशन क्यों है? इस देश में लोग अकल से ज्यादा शक्ल से क्यों काम ले रहे हैं? दरअसल साउथ कोरिया में खूबसूरती का ऑब्सेशन आज से नहीं बल्कि दशकों से है। यहाँ रहने वाले यूथ के ऊपर करियर से ज्यादा खूबसूरत दिखने का सुसाइडल प्रेशर होता है। अगर आप खूबसूरत नहीं दिखते हो तो ना तो आपके रिलेशंस बन पाएंगे और ना ही आपसे कोई दोस्ती करेगा। अगर आप सुंदर हैं तो मल्टी बिलियनियर कंपनी आपको सबसे पहले हायर करेगी। साउथ कोरिया में जॉब क्वालिफिकेशन के रिक्वायरमेंट में यही होता है कि आपका चेहरा ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे। इसके लिए पहले ही आपसे फोटोज, हाइट और ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की सारी जानकारी ले ली जाती है। अगर आप उन पर खरे उतरते हैं तो नौकरी पक्की, वरना और मेकअप पोत कराइएगा। अगर पैसे हैं तो प्लास्टिक सर्जरी करवाइएगा। आज साउथ कोरिया में वर्किंग कंडीशन के हाल इतने बुरे हो चुके हैं कि हर साल यहाँ 20% से भी ज्यादा यूथ प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, फिर चाहे इसके लिए उन्हें कितने ही जोखिम भरे ब्यूटी ट्रीटमेंट से क्यों ना गुजरना पड़ जाए। और सरप्राइजिंगली कोरियन गवर्नमेंट भी इस रेसिस्ट ट्रेंड को खुलेआम सपोर्ट करती है। तभी तो कोरिया के कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जॉब से पहले प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए एडवर्टाइजमेंट खुलेआम चलती है। इस कदर गोरेपन को लेकर पागलपन कोरिया में इसलिए भी है दोस्तों, क्योंकि इस देश में वेस्टर्न कंट्रीज का इन्फ्लुएंस तेजी से बढ़ रहा है। अपनी आजादी के बाद से ही यह देश अमेरिका का अलाई रहा है और वहां के व्हाइट कल्चर का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे साउथ कोरिया में बढ़ता चला गया। आज सिचुएशन ये है कि अगर आप मार्केट में टॉप ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड कॉस्मेटिक ब्रांड्स खोजने जाएंगे तो आपको इस देश का नाम सबसे ऊपर मिल जाएगा। बूढ़े तो बूढ़े, कोरिया के बच्चे बच्चे तक खुद को अपीयरेंस में एक सुपर मॉडल बनाने में लगे रहते हैं। कहा जा सकता है कि सुंदरता की यही क्रेजीनेस इंडिया में लेक करती है और हम कहीं न कहीं इनके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पर खराब नहीं उतरते। इसीलिए इंडियंस को साउथ कोरिया में रंग को लेकर भेदभाव झेलना पड़ता है। अब क्योंकि जियोग्राफिकल कंडीशन के चलते भी ज्यादातर इंडियंस रंग में सांवले होते हैं, इसीलिए हम उनके परफेक्ट ब्यूटी अपीयरेंस में फिट नहीं होते। ऐसा केवल हम नहीं कह रहे बल्कि साउथ कोरिया में पहले से रहने वाले कई इंडियंस का ये मानना है और वो भी बताते हैं कि कैसे जब वे मेट्रो सीट्स पर बैठते हैं तो उनके आसपास बैठे कोरियन साथ बैठना पसंद तक नहीं करते। इसी तरह कुछ भारतीय ये किस्सा भी सुनाते हैं कि कोरिया में शॉपिंग के दौरान अगर वे किसी भी कपड़े या प्रोडक्ट को टच कर दें तो उनके द्वारा छुए हुए सामान को शॉप ओनर्स दोबारा साफ करते हैं। इनके साथ बात करना तो भूल ही जाइए। कई कोरियन तो इंडियंस के करीब खड़ा होना भी पसंद नहीं करते, जैसा कि हमें कोई बीमारी हो। इतने हाईली एडवांस होने के बाद भी साउथ कोरिया के लोग भारत को केवल एक पुअर डेवलपिंग नेशन की तरह देखते हैं। अब ऐसा इसीलिए भी क्योंकि साउथ कोरिया में कई इंडियन माइग्रेंट्स वर्कर्स क्लिनिक, स्वैपिंग और फिश कैचिंग जैसे जॉब करते देखे जाते हैं। ऐसे में इस देश को लोगों को लगता है कि भारत केवल एक गरीब देश है और यहाँ के लोग बेकार दिखाई देते हैं। गोरे अमेरिकन से इनके लिए खूबसूरती की मूरत से कम नहीं, उनके प्रति इनका बिहेवियर काफी वेलकमिंग है। कैफे से लेकर रेस्टोरेंट, बार तक में एंट्री पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है और ये सब सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये ज्यादा गोरे दिखाई देते हैं। सुनने में ये ख्याल अजीब जरूर लगता है, लेकिन भारत को लेकर कोरिया का ये रेसिस्ट रवैया उनकी लिमिटेड डाइवर्सिटी के चलते भी है। दरअसल इस देश की सबसे बड़ी खामी या यूं कह लीजिए कि सबसे बड़ा इशू यही रहा है कि यहाँ कल्चरल डाइवर्सिटी ना के बराबर है। हिस्टोरिकली कोरियन का ओरिजिन सेंट्रल एशिया, मंगोलिया से रहा है। जेनेटिकली इनके सबसे क्लोज्ड जीन्स भी जापान या फिर चाइना से हैं। इसका मतलब ये कि यहाँ के लोग एक ही कल्चर और जीन्स के साथ पैदा हुए हैं। इनका कल्चर भी सेम है, एक तरह का खाना खाते हैं, एक ही फेस्टिवल मनाते हैं, एक ही तरह के रिलीजन को फॉलो करते हैं और यहाँ तक कि एक ही तरह की भाषा बोलते हैं। इनके ऊपर भी इनका माइग्रेशन लेवल बिल्कुल ना के बराबर है, तो जाहिर है कि लोगों को बाकी के रिलीजन, ट्रेडिशन और कल्चर की नॉलेज भी कम है। यहाँ के लोगों में एक आम धारणा है कि नेशन रन्स ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक रेस। बचपन से ही रेजिस्ट कानून और रेजिस्ट न्यूज चैनल के जरिए भी उन्हें यही देखने को मिला है कि खूबसूरत होना कितना जरूरी है और कोरियन जेनेटिक रेस में काफी आगे है।
हाँ, ये जरूर है कि अमेरिकन और वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस कोरिया में आजादी से ही ज्यादा रहा है, लेकिन इंडियन कल्चर और डाइवर्सिटी की समझ इनके पास बेहद लिमिटेड है। तभी तो ये देश आज भूल गया कि भारत उन देशों में से एक है जिन्होंने कोरियन वॉर में साउथ कोरिया के लिए इंडियन आर्मी की 60th पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस को भेजा था। इन सिपाहियों ने वीरता दिखाते हुए युद्ध में घायल 2 लाख कोरियन लोगों को मेडिकली ट्रीट किया था। ये वो दौर था जब भारत खुद नया नया आजाद हुआ था। हमारे पास न तो रिसोर्सेस थे और ना ही हम एक डेवलप्ड नेशन थे, बल्कि इसके उलट भारत की राजनीति में अलग ही उथल पुथल मची रही थी। साउथ कोरिया के साथ भारत के कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं थे, लेकिन फिर भी हमारा देश इनकी मदद के लिए आगे आया था। आज भारत उन चंद देशों में से एक है जो साउथ कोरियन कल्चर के लिए एक वेलकमिंग एटीट्यूड रखता है। के ड्रामा, के पॉप म्यूजिक, BTS और यहाँ तक कि कोरियन नूडल्स को भी इंडियन यूथ के द्वारा इतना पसंद किया जा रहा है कि भारत साउथ कोरिया के लिए एक बड़ा मार्केट प्लेस बनकर उभरा है। सैमसंग, LG इलेक्ट्रॉनिक्स और किया मोटर्स जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स आज भारतीय मार्केट को डोमिनेट करते हैं और मजे की बात तो देखिए कि भारतीय खुद इन प्रोडक्ट्स को खरीदने में सबसे आगे रहते हैं। इसकी वजह यह भी है कि कोविड के आने के बाद जैसे ही इंडियन यूथ को OTT पर वैरायटी ऑफ कोरियन कंटेंट देखने को मिलने लगा, धीरे धीरे वो खुद ही कोरिया के कल्चर की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। इसी का नतीजा है कि इंडियन यूथ के बीच एक बड़ी आबादी ऐसी है जो BTS के पीछे पागल है। पिछले साल भी जब एक कोरियन ब्लॉगर इंडिया आई और सड़कों पर कुछ लोगों ने उन्हें मॉलेस्ट करने की कोशिश की, तो उन्हें रोकने के लिए भी एक भारतीय आगे आया। खुद मुंबई पुलिस ने भी इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने में देर नहीं लगाई। लेकिन ऐसा ही हम्बल एटीट्यूड साउथ कोरियन की तरफ से भारत को रिटर्न में देखने को नहीं मिलता। और भारत तो छोड़िए, ये देश हर उस देश के खिलाफ एंटी अप्रोच रखते हैं जो देखने में काले होते हैं। तभी तो साल 2018 में जब 500 यमन लोग कोरिया में रिफ्यूजी लेने पहुंचे थे, तब यहाँ की पब्लिक उन्हें सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि वे खूबसूरत नहीं थे। काफी ना नुकुर के बाद भी केवल 2 लोगों को ही एक्सेप्ट किया गया था और बाकियों को चुपचाप वापस जाना पड़ा। इससे पता चलता है कि हमेशा खूबसूरत और वेल प्रेजेंटेड दिखने वाले यहाँ के लोग दिल से कितने काले होते हैं। हालांकि साउथ कोरिया के कुछ लोग इस रेजिस्ट एटीट्यूड के खिलाफ अब आवाज उठाने लगे हैं, लेकिन यहाँ की एक बड़ी आबादी इसके लिए तैयार नहीं है। आज भी ऐसे में यही कहा जा सकता है कि रास्ता अभी काफी लंबा है। सोसाइटी की विचारधारा को बदलने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट को कदम उठाना जरूरी है। कभी सिनेमा के माध्यम से तो कभी एड और एजुकेशनल वीडियोस के माध्यम से लोगों के ओपिनियन को चेंज करना बहुत जरूरी है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।